वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। हम आप सभी के लिए पार्ट सेकेंड लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। क्या होता है प्रकाश, प्रकाश के गुण पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। तो जितने लोगों ने अभी प्रकाश का पार्ट फर्स्ट का वीडियो को नहीं देखा है, जल्दी से जाके वीडियो को देखो ताकि आपको पार्ट सेकेंड पढ़ने में और अच्छा लगे। ज़्यादा समय न देते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमारी जो बात हुई थी वो लास्ट टॉपिक हुआ था। लास्ट टॉपिक जो हुआ था वो परावर्तन के नियम तक हुए थे और आज हमको पढ़ना है उसी परावर्तन के बारे में, परावर्तन के प्रकार से। परावर्तन के नियम के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार के बारे में इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है परावर्तन के प्रकार, कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो परावर्तन का जो प्रकार होता है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। पहले प्रकार को कहते हैं नियमित परावर्तन और दूसरा जो परावर्तन का प्रकार होता है वह होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को सतत परावर्तन के नाम से भी जाना जाता है और अनियमित परावर्तन को असतत परावर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, बात करते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है, जो परावर्तन चिकने सतह से होता है। चिकने सतह का मतलब प्लेन सरफेस से होता है। ऐसे परावर्तन जो प्लेन सतह से हो, चिकने सतह से जो परावर्तन होता है उस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण आई, किसी सतह से टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई, तो यह परावर्तन कैसा होगा, नियमित परावर्तन होगा। एक दूसरी प्रकाश की किरण आई, इस तरीके से टकराई और टकराने के बाद क्या हुई, उसी माध्यम में चली गई। एक और प्रकाश की किरण आई और टकराई, उसके बाद टकराने के बाद वो चली गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वह सतत हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो अनियमित परावर्तन वे परावर्तन होते हैं जो खुरदुरे सतह से होते हैं। अनियमित परावर्तन खुरदुरे सतह से होता है। कैसे, जैसे इस तरीके से ये कोई सतह है, इस तरीके से। अब इस पर जो प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे टकराएगी वो इस तरफ डायरेक्शन में चली जाएगी, किंतु जो प्रकाश की किरण इस तरीके से टकराएगी, सतह ये है ना, तो ये इस तरीके से वापस लौट गई। फिर कोई प्रकाश की किरण टकराई, इस तरीके से चली गई। तो इस तरीके से जो परावर्तन होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब नियमित परावर्तन क्या होगा, वे परावर्तन जो चिकने सतह से होते हैं उस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होते हैं, वे परावर्तन जो खुरदुरे सतह से होते हैं उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब अनियमित परावर्तन के उदाहरण क्या होंगे, जैसे अभी अनियमित परावर्तन खिड़कियों में जो शीशे लगे रहते हैं उसमें जो परावर्तन होता है वह अनियमित परावर्तन होता है। अगर नियमित परावर्तन होगा तो इससे वस्तुएं ज्यादा दीप्त दिखाई दे सकती हैं या ब्लाइंड मतलब काली दिखाई दे सकती है। तो घरों में जो लगी खिड़कियां होते हैं उसमें जो परावर्तन होता है वह अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम जो बोल रहे हैं यही एक डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन पे आप लोग बहुत नहीं जल्द ही आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में नोट्स को लेके आ रहे हैं, तो उसकी चिंता बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। फिलहाल आप सभी नोट्स अपने तरीके से बनाइए। नोट्स अपने तरीके से बनाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा मॉडिफाई होंगी, मतलब अच्छे से अपना चीज़ तैयार करना एक अलग ही फीलिंग देता है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स
बहुत फील करने वाला चैप्टर होता है, मीन्स इसको रटना नहीं है, फिजिक्स रटना नहीं बिल्कुल। इस पर जो भी बातें करनी वो हमको समझना है, और समझ लेंगे तो याद अपने आप हो जाएंगी चीज़ों को। तो याद करने पे कम फोकस करिए, समझने पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो याद जरूर हो जाती है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, रब करते हैं और बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं एक अलग से टॉपिक की, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जैसे जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन अभी पढ़ा नहीं है तो परावर्तन मान के चलते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु पर प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा परावर्तन, प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकराने के बाद चली गई, तो टकराने के बाद जब प्रकाश की किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है बात? कैसे देखते हैं। सपोज मान लिया ये कोई पृष्ठ है दर्पण का, दर्पण भी पढ़ना है हमको, फिलहाल अभी ऐसे मान के चलते हैं कि ये दर्पण है। अब ये दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आके सपोज इस तरीके से पड़ा ये, और ये टकराने के बाद क्या हुआ, इस तरीके से उसी माध्यम में वापस चला गया। तो यहाँ पर कौन सी घटना हुई? टकराई, टकराने के बाद परावर्तित हो गई किरण, तो परावर्तन की घटना हुई। अभी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं हम, तो प्रतिबिंब के लिए कम से कम दो प्रकाश की किरणें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अनंत ले सकते हैं। तो सपोज एक दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद वह जाके यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है या उस बिंदु पर मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिल रही है यही इसका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। तो क्या हुआ इसका डिफिनेशन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद जब वह परावर्तित होती है, तो परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसका बढ़िया सा डिफिनेशन क्या हो गया? प्रकाश जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें कौन सी घटना के बाद? परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर है बात? रब करते हैं। अभी प्रतिबिंब जब किरण आरेख हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ऐसे बच्चों को कमांड कम हो पाता है, लेकिन फिर भी जानना कब होगा प्रतिबिंब? जब टकराने के बाद जहां पर प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। और जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कम से कम दो प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। एक प्रकाश की किरणें कभी भी प्रतिबिंब को नहीं बना सकती, क्योंकि एक प्रकाश की किरण काट ही नहीं सकती। तो प्रकाश प्रतिबिंब जो बनेगा वो कम से कम दो प्रकाश की किरणें होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। क्लियर है बात? रब करते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो प्रतिबिंब जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला वास्तविक प्रतिबिंब। पहला जो प्रतिबिंब होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। और दूसरा जो हमारा होता है वह क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मीन्स इमेजिनरी इमेज।
इस तरीके से। तो प्रतिबिंब जो होगा वह दो प्रकार का होगा, पहला होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। अब क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, इसको हमको पढ़ना है। तो सपोज मान लिया ये एक अवतल दर्पण है इस तरीके से, ये एक अवतल दर्पण है। दर्पण अभी पढ़ नहीं रखा, अभी पढ़ते हैं लेकिन मान के चलते हैं। तो दर्पण है इस तरीके से, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अभी क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, टकराई, टकराने के बाद इस तरीके से चली गई। अभी दूसरी प्रकाश की किरण आई, अब एक दूसरी प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये भी क्या हुई, इस तरीके से चली गई। तो टकराने के बाद ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो वास्तव में मिल रहे हैं, वास्तव में मिल रहे हैं। तो इस जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक दर्पण है, समतल दर्पण है, इस पर एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, टकराई, टकराने के बाद इस तरीके से चली गई। एक दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, ये भी टकराने के बाद क्या हुई, चली गई। अब दोनों ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यो होगा कि ये जो किरणें टकराई हैं, टकराने के बाद इसको पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ा लेंगे और इस किरण को भी क्या करेंगे, पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो वास्तव में ये मिल नहीं रही है, इसको पीछे बढ़ाने पर मिल रही है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, जब दो या दो है, दो हो सकती कम से कम, इसलिए हमने दो लिया। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और कैसा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो तरीके के बनते हैं, एक सीधा प्रतिबिंब बनता है और एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको याद करने का एक तरीका क्या है, आभासी में लास्ट का जो अक्षर है वो क्या है, आभासी, सी। तो आभासी प्रतिबिंब में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी सीधा बनता है तो उल्टा कौन करेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वह सदैव उल्टा बनता है। तो ये बात हो गई प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं परावर्तन के बाद, उसे हम उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में तो फैल रही है लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये मिल रही है, तो उसे उसका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात क्लियर है, समझ में आ गया हो तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं समतल दर्पण की। अब यहीं से बात करेंगे हम दर्पण के बारे में, ठीक है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। अब बात करते हैं अगली दर्पण के बारे में। क्या होता है दर्पण, दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है, दर्पण जैसे कोई दर्पण क्या हो सकता है,
कल्पना करिए कि किसे कहते हैं दर्पण। तो जैसे हमारे पास कोई पृष्ठ है इस तरीके से, तो इस पर जो भी प्रकाश की किरणें पड़े, अगर ये पृष्ठ समस्त प्रकाश की किरणों को पूरा पूरा परावर्तित कर दे, तो ये उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा? दर्पण वो होता है जो संपूर्ण प्रकाश की किरण को पूरा पूरा परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। तो जो संपूर्ण प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाता है। जैसे 100% प्रकाश की किरण आके किसी पृष्ठ पर पड़ रहा है तो 100% वो परावर्तित कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला समतल दर्पण। पहला दर्पण जो होता है वह समतल दर्पण होता है, और दूसरा जो दर्पण होता है वह होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। इस तरीके से दर्पण जो संपूर्ण प्रकाश को पूरा पूरा परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। देखो, इंग्लिश शब्द को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड को यूज करो, क्योंकि आगे चलकर इंग्लिश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर हम इंग्लिश से लगातार भागते रहेंगे तो फिर समस्या हो सकती है, इसलिए इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, ठीक है। तो अब दोनों को हम एक तरफ कॉलम बना के पढ़ते हैं। क्या होता है समतल दर्पण, क्या होता है गोलीय दर्पण। तो दर्पण आप सभी को समझ में आ गया होगा। दर्पण का डिफिनेशन होगा जो संपूर्ण प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से। एक भाग होता है समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वह गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण, क्या होता है गोलीय दर्पण, इसके बारे में हमको पढ़ना है। समतल दर्पण होते हैं समतल। समतल से बात समझ में आ रही होगी कि समतल ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल, समतल मींस प्लेन पृष्ठ हो, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ जो है वह कैसा हो? समतल हो, उस प्रकार के दर्पण को हम कैसा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण की खासियत क्या होती है? इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। और समतल दर्पण की खासियत क्या होती है? समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा हो। जैसे सपोज ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, इस तरीके से एक समतल दर्पण है। अभी यहाँ पर कोई वस्तु इस तरीके से रखा हुआ है, सपोज मान लिया ये ए बी एक वस्तु है, ये दर्पण है समतल, और ये यहाँ से सपोज मान लिया कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव सीधा बनेगा इस तरीके से, और जितनी दूरी पर वस्तु है 10 सेंटी दूरी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है।
तो क्या होगा समतल दर्पण? ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ सदैव समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु हो। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी सदैव कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तो गोलीय क्या होता है? गोलीय का मतलब गोला, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है, मींस स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जो गोल हो, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग उसका डिवाइड किया गया है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वह होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण, क्या होता है उत्तल दर्पण के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बात करते हैं उसके बाद अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण कैसे बनता है अवतल दर्पण और कैसे बनता है उत्तल दर्पण। सपोज मान लिया क्या होगा, ये सपोज मान लिया हम लोगों ने एक खोखला गोला है इस तरीके से ये गोला है कुछ और ही बन गया। सपोज मान लिया इस तरीके से ये गोला है। इस गोले को हम लोगों ने क्या किया, इस गोले को दो भागों में इस तरीके से काट दिया। खोखला गोला है, ठीक है ना। इस गोले को एक भाग में हमने ये काट दिया और इस गोले को एक भाग हमने काट दिया ये, और इसका जो मध्य बिंदु था ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र है, ठीक है। तो जब हमने इस खोखले गोले को दो भागों में काटा, खोखला गोला, तो ये एक भाग इस तरीके से इधर निकल जाएगा और एक भाग इस तरीके से निकल जाएगा। कैसे? सपोज इसका एक भाग ये इस तरीके से ये निकल गया और इसका एक भाग इस तरीके से ये निकल गया। क्लियर? तो इसके दो भाग हमको प्राप्त हो गए। अब बीच में सेंटर पॉइंट था, तो मान लिया इसके लिए सेंटर ये होगा और इसके लिए जो सेंटर पॉइंट होगा वो इधर की ओर होगा, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, दो दर्पण इस तरीके से, एक गोलीय दर्पण को काटा तो उसके हमको दो दर्पण प्राप्त हो गए। तो दो दर्पण कैसे होंगे, तो देखना कैसे। ऐसा दर्पण जिसका उभरे हुए सतह से परावर्तन हो, इस प्रकाश की किरण आए टकराए चली जाए, इसके अंदर धसे हुए सतह पर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से पॉलिश कर दिया, और इसको हमने क्या किया, इसके उभरे हुए सतह पर इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह से प्रकाश की किरण टकराती है, टकराने के बाद चली जाए, तो उस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब जिसके उभरे हुए सतह से परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह से परावर्तन एवं दबे हुए सतह पर कलई होती है, पीस पॉलिश होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उभरी हुई सतह है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश हो और दबे हुए सतह से क्या हो, परावर्तन हो, उस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए सतह से परावर्तन और उभरे हुए सतह पर कलई हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं।
कलई क्या होता है, ये प्रकाश की किरण को कलई कर दिया जाता है, तो प्रकाश की किरण को आर पार जाने से रोका जाता है। जैसे सपोज मान लिया हमारा हाथ जो है ये एक दर्पण है, तो इस पर कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगा, तो अगर ये पॉलिश नहीं लगी रहेगी तो प्रकाश की किरण आर से पार जा सकती है। तो ये जो कलई होती है ये प्रकाश की किरणों को इस पार से उस पार जाने के लिए रोकता है। तो क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए सतह पे पॉलिश हुई रहती है और उभरे हुए सतह से परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब प्रकाश की किरण आए टकराए चली जाए। कैसे, इस तरीके से सपोज मान लिया कोई प्रकाश की किरण आए इसकी उभरी हुई सतह से, अब ये कलई क्या काम करेगा, इसको इस पार से उस पार जाने के लिए रोकेगा, तो टकराने के बाद इस तरीके से क्या हो गई, चली गई। अब ये अवतल दर्पण है, यहाँ भी प्रकाश की किरण इस तरीके से टकराएगी तो ये तो रोकेगा ना, जो उभरी हुई सतह पे पॉलिश लगा है बाहर जाने से रोकेगा, तो ये इसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगा, इस वापस भेज देगा। तो वही डिफिनेशन था, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए सतह पे पॉलिश एवं उभरे हुए सतह पे परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश एवं दबे हुए सतह पर परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो आप सभी ने जितने लोगों ने हमारे पार्ट फर्स्ट के वीडियो को नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देखना, क्योंकि जब प्रकाश का परावर्तन नहीं समझ में आएगा, हम बार बार कहते जा रहे हैं परावर्तन परावर्तन परावर्तन, अभी हम लोग परावर्तन पढ़ा ही नहीं तो क्या समझेंगे परावर्तन क्या होता है। इसलिए हमारा सजेशन है कि आप लोग जाइए और हमारे वीडियो को का पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए, इससे हमको समझ में अच्छे से आएगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक का है, और जितने लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से जाके लाइक करो और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि आप हमारे एसबी ट्यूटोरियल, ये एक एसबी ट्यूटोरियल नहीं, ये एक एसबी परिवार है, इससे जुड़ने वाले हर एक छात्र इस परिवार का एक हिस्सा होंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन सकें, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।